BMCVTC हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। तो स्क्रीन पर बच्चों आप देख रहे हैं तमाम प्रकार के शब्द। ये शब्द मिलकर बनेंगे आपका विषय, आपका घटक। आपकी कौन सी परीक्षा के बारे में इस विषय में इस वीडियो में चर्चा होगी वो आप अभी जान जाएंगे तुरंत। तो हमारी यह चर्चा है वह है पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा की, अर्थात कक्षा 8वीं की, जिसमें हमारा विषय रहेगा पहला पेपर। पहले पेपर में जिसमें दो विभाग होते हैं, प्रथम भाषा हिंदी और गणित। और हर प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या इस तरह से है। प्रथम भाषा में 25 प्रश्न होते हैं, तो गणित में 50 प्रश्न होते हैं, कुल मिलाकर 75 प्रश्न होते हैं। हर वीडियो में आपको बच्चों ये जानकारी दी जाती है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे हमेशा। प्रश्न संख्या के बाद उन पर जो अंक निर्धारित है वह है हर प्रश्न के लिए 2 अंक। तो 25 प्रश्न भाषा में 50 अंकों के लिए और 50 प्रश्न गणित में 100 अंकों के लिए। कुल मिलाकर पहले पेपर में 75 प्रश्न, वो होंगे 150 150 अंकों के लिए। और इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए हमारे पास जो समय होता है वह होता है कितना? 90 मिनट का, 1.5 घंटे का। तो यह कुछ स्वरूप है उसका। अब हम देखते हैं प्रश्न पत्र में किस तरह से प्रश्नों की रचना होती है। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 पर्याय उत्तर होते हैं, उनमें से हमें चुनना होता है। कम से कम एक पर्याय चुनना ही होगा। उसमें कुछ प्रश्न कक्षा 8वीं के लिए इस तरह से होते हैं कि उनमें 2 हल मिलते हैं, 2 उत्तर होते हैं, तो 2 पर्याय चुनना होगा। और अधिकतम 20% प्रश्न ऐसे हो सकते हैं, मतलब कुल 30 अंकों के लगभग 15 प्रश्न इस तरह से हो सकते हैं पूरे पेपर में, भाषा और गणित मिला। सही उत्तर का पर्याय चुनते समय जहां पर जैसे सूचना हो, अगर 2 हल चुनने हैं तो दोनों पर्याय को चुनना बहुत आवश्यक है। तो जहां 2 हल चुनने हैं वहां 2 पर्याय को चुनना ही है। और अपना जो आंसर शीट है उसमें क्या करना होगा? जिस प्रश्न क्रमांक के सामने जो पर्याय सही है उसी को हमें ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से भरना है। उत्तर के पर्याय में निश्चित है 1 2 3 4 क्रमांक लिखे होंगे। यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है, तो कौन सा पर्याय किस प्रश्न के किस हल के लिए है, तो वहां पर इस तरह से लिखे होते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा कौन सा सही है, ये आपको चुनना है। तो पहला और तीसरा अगर सही है, 2 उत्तर सही है पहले प्रश्न में, तो हम पहले और तीसरे जो ये पर्याय है, ऑप्शन है, वहां पर उसको हम डार्क कर देंगे इस तरह से। ठीक उसी प्रकार अगर चौथा सही है प्रश्न क्रमांक दूसरे में मान लीजिए, तो हम केवल एक ही
चौथे पर्याय को गोल करेंगे। अगर किसी प्रश्न में दूसरा और चौथा पर्याय सही है तो अब आपको समझ में आ गया, हमें दूसरे और चौथे जो क्रमांक है उसको गोल करना होगा। और अगर दूसरा और तीसरा सही है तो दूसरे और तीसरे क्रमांक को गोल करना होगा। तो ये आंसर शीट में इस तरह से हमें भरना होता है, उत्तर नहीं लिखना होता, हमें पर्याय चुनना होता है। अब वो ब्लू पेन हो या ब्लैक पेन हो, दोनों सही है। इसके अलावा और कोई कलर का बॉल पेन नहीं चलेगा। तो पर्याय चुनते समय केवल नीले और काले बॉल पेन का प्रयोग करें। किसी अन्य रंग के पेन का प्रयोग करने पर अंक नहीं मिलेंगे, शून्य अंक प्राप्त होंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने चौथे प्रश्न में लाल रंग से कर दिया या हरे रंग से कर दिया तीसरे प्रश्न में, तो ये जो है गलत तरीका है, गलत रंग है। हमें केवल ब्लू और ब्लैक, नीले और काले ही बॉल पेन का प्रयोग करना है। पूरे पेपर में एक ही कलर, नीला अगर यूज कर रहे हैं तो पूरा नीला करिए, काला यूज कर रहे हैं तो पूरा काला ही कीजिए। तो ये लाल और हरा इस तरह से बॉल पेन का प्रयोग करना गलत है। इस रंग की स्याही नहीं चलेगी। चलिए, तो अब हम शुरू करेंगे अपना आज का घटक, शिष्यवृत्ति परीक्षा 8वीं कक्षा विषय गणित। और हमारा आज का जो घटक है वह है परिमेय संख्याएं और उन पर की जाने वाली संक्रियाएं, अर्थात उनमें गुणा, भाग, जोड़, घटाना, गुणात्मक प्रतिलोम इत्यादि पर आधारित कुछ प्रश्न और उनके हल को हम देखेंगे। तो कुछ सामान्य सी जानकारी है, उसे हमें याद रखना है, पूर्व ज्ञान है उसे हमें पक्का कर लेना है, ताकि हमें प्रश्न हल करते समय परेशानी न हो। कि कोई भी भिन्न है, बटे में अंश और हर होता ही है, मतलब बटे वाली भिन्न है, और उसका हर यानी जो नीचे संख्या है जीरो हो तो उसका मान नहीं ज्ञात कर सकते। ऐसी संख्या को हम किसी भी समूह में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये संख्या अपरिभाषित है, ये परिमेय है ही नहीं, मतलब ये अपरिभाषित है। अर्थात जैसे कि उदाहरण है 7/0, जीरो कहाँ है, नीचे हर में, या 15/0 या शून्य जो भी है, इनके मान हम नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि शून्य से हम भाग नहीं दे सकते, शून्य का पहाड़ा नहीं आता, तो हम इसका निश्चित मान नहीं ज्ञात कर सकते। ये है अपरिभाषित है, हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो ऐसे मान को अपरिभाषित कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अब इसका ठीक उल्टा यानी गुणात्मक प्रतिलोम, अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा, तो अंश जीरो हो गया। और जब अंश जीरो हो जाता है तो उस भिन्न का मान शून्य ही होता है। तो यह हो गई परिमेय संख्या, यानी आप इसको परिभाषित कर सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है, इसका मान शून्य है। तो अपरिभाषित संख्या का प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम शून्य हो जाता है, और शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम अपरिभाषित होता है। ये कुछ सामान्य सी बातें हैं बच्चों, संख्याओं के संदर्भ में इसे हमें हमेशा याद रखना है। आगे कुछ जानकारी लेते हैं। अब परिमेय संख्याओं में क्रम संबंध अगर निर्धारित करना है, क्रम संबंध मतलब दिए गए परिमेय संख्याओं में सबसे छोटी, सबसे बड़ी या बराबर की संख्याएं कौन सी हैं, अगर ये हमें डिसाइड करना है तो कैसे करेंगे। दो संख्याएं हैं तो अलग तरीका है, हम तिरछा गुणा करके परिमेय संख्याओं के क्रम संबंध को निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन शिष्यवृत्ति परीक्षा में दो से अधिक संख्याओं में संबंध निर्धारित करना होता है, तो वह तीन तरीके से हल कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। या तो हम क्या करेंगे, सभी परिमेय संख्याओं के हर को समान कर देंगे। सबसे बढ़िया उपयुक्त तरीका है हर को समान करना, यानी नीचे जो संख्याएं हैं बटे की संख्या में हर, उसको उसका मान समान कर देंगे, किसी भी संख्या से गुणा करते हुए सबके मान को समान करेंगे। अगर वो संख्या कुछ और टाइप में है तो दूसरा तरीका है अंश को समान करके भी हम निर्धारित कर सकते हैं, अगर अंश को समान करना आसान है। तो पहले देखेंगे अंश और हर में से कौन सी संख्याओं को हम ज्यादा आसानी से समान कर पाएंगे। इनके अलावा है दशमलव रूप, अगर हम दशमलव रूप निकाल सकते हैं
हर से अंश में भाग देकर जो भी मान आएगा दशमलव में, दो अंकों तक संख्या दशमलव के बाद दो अंकों तक का मान अगर हम ज्ञात कर पाते हैं तो बहुत आसानी से हम छोटी बड़ी संख्या को पहचान लेंगे। हम एक एक करके जानते हैं इसको। पहले हर को समान करके मतलब क्या हुआ। मान लीजिए ये कुछ परिमेय संख्याएं हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं 5/3, 7/6, 5/12, 5/4। तो ये कुछ चार परिमेय संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और हमें क्या करना है, क्रम संबंध बताना है। सबसे छोटी सबसे बड़ी, इस क्रम को बताना है। तो हम शुरू कर रहे हैं हर को समान करना। हर मतलब जो बटे में नीचे लिखी हुई संख्या है, 3, 6, 12, 4 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इनको बराबर करना है। अब हर को या अंश को, कई संख्याओं को अगर बराबर करना है तो हमें निश्चित है उसमें किसी ऐसी संख्या को चेक करना पड़ेगा इन जिसमें इन सबसे भाग जाए, मतलब लसावी लघुत्तम सामान्य जो विभाज्य है उसको खोजेंगे। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इन चारों से भाग जाता है? तो 3, 6, 12, 4, तो 12 ऐसी संख्या है। यहाँ पर 12 ही है, कभी कभी और बड़ी संख्या हो सकती है। अब लसावी निकालेंगे तो 12 ही मिलेगा। 12 में हर में जो 3 है उससे भी भाग जाएगा, 6 से भी भाग जाएगा, 12 से तो भाग जाएगा ही, और 4 से भी भाग जाएगा। तो हमें 12 मिल गई कि हम अब अंश को छोड़कर हर को हम 12 करेंगे, यानी जो भी लसावी मिला यही संख्या हमको हर में करना है, समान करने के लिए। तो यानी 12 सब में आना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 5/3 में हर 3 है, उसको 12 बनाने के लिए हमें 4 से गुणा करना होगा। तो किससे गुणा करना होगा? 4 से। हम स्वतंत्र हैं, जिससे चाहे गुणा करें, हमें वो 12 लाना है वहां पर। तो 3 से गुणा करने पे, 3 में 4 से गुणा करने पे 12 मिला। खाली ध्यान रखना है अंश और हर दोनों में वही क्रिया करनी होगी। 4 से गुणा करके अगर हम 3 को 12 बनाते हैं तो वही काम ऊपर 5 में भी करना होगा। ये क्रिया हमेशा करनी है, इसे नोट कर लीजिए। समान करते समय हम क्या करेंगे, भिन्न के अंश और हर दोनों में किसी एक संख्या से गुणा करेंगे। तो 5/3 को हमने 3 को 12 बना लिया 4 से गुणा करके। अब चलते हैं दूसरी जो संख्या है 7/6। 6 को 12 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो ठीक उसी समय हमें ऊपर भी 2 से गुणा करना होगा अंश में। आगे बढ़ते हैं। 12 को 1 से गुणा करने पे 12 आ गया, तो 5 को भी 1 से गुणा करने पर ही वह संख्या का मान नहीं बदलेगा। तो इस तरह से हम अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। अब आया 5/4। हर में 4 है, 4 में 3 से गुणा करने पर 12 होता है। तो हमें अंश में भी 3 से गुणा करना होगा। तो जो क्रिया हम अंश के लिए करेंगे वही हर के लिए, और जो हर के लिए करेंगे वही अंश के लिए करेंगे, जब भी अंश या हर को हमें समान करना होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नीचे जितने भी अंश हैं सबका मान 12 आ जाएगा अब गुणा करने। तो अब हर को हमने बराबर कर दिया, हर का मान 12 आ जाएगा। तो अब हमें हर के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अब हमें केवल मान किसका चेक करना है? अंश का। अंश में क्या परिवर्तन हो गया? तो वो हो गया, पहले 5 का 20 बन गया, दूसरे में 7 से 14 हो गया, तीसरे में 5 ही रहा, चौथे में 15 हो गया, क्योंकि हमने हर को समान करने के लिए गुणा किया था। तो ये अब क्लियर हो गया। 20, 14, 5 और 15 मिला है। इसी में चेक करिए कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा यहाँ पर कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो 5 मान वाला जो भिन्न होगा उसकी संख्या, वो संख्या सबसे छोटी होगी, अर्थात 5/12। और सबसे बड़ी, जिस भिन्न का मान यहाँ ऊपर अंश में 20 आया, अर्थात 5/3 जो है वह संख्या बड़ी होगी। तो
हर समान होने पर हर समान हो गया, तो अंश की संख्या जो बड़ी होती है वही भिन्न बड़ा होगा, और जिस भिन्न में अंश की संख्या का मान कम आया है वह भिन्न छोटा ही होगा। तो 5/12 ये सबसे छोटी संख्या हो गई इन सब में, और 5/3 सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो इस तरह से हमने सबसे बड़ा, सबसे छोटा, या सबसे बड़ी, सबसे छोटी संख्या कैसे प्राप्त की? तो वो हर को समान करके, फिर अंश के मान का निरीक्षण करके। तो हर समान होने पर छोटे अंश वाली जो संख्या होती है वो छोटी होगी, और बड़े अंश वाली संख्या बड़ी होती है। ये ध्यान रखेंगे। कब? जब हम हर को समान करते हैं। मान लीजिए हमें ऐसी सिचुएशन आ गई कि हर की संख्या थोड़ी बड़ी है, कठिन है, कठिन मतलब उसका लसावी निकालना कठिन है, अंश ज्यादा आसान लगता है, तो हम अंश को समान कर सकते हैं। कैसे? तो अंश में है 5, 7, 5, 5, तो हमें ऐसी संख्या प्राप्त करनी है जिसमें इन 5 और 7 से भाग जाता हो, यानी उनका लसावी। तो वह संख्या है 35। 35 में 5 से भाग जाएगा, सबसे छोटी संख्या वही है, और फिर 7 से भी 5 बार 35 हो जाएगा। 70 भी हो सकता है, लेकिन हमें छोटी से छोटी संख्या को प्राप्त करनी है ताकि भाग देना आसान हो, गुणा करना आसान। तो 35 लाना है हमें अंश में। तो फिर वही कृति करेंगे सेम। हमें 35 लाने के लिए क्या करना होगा? पहले 5 में 7 से गुणा किया, 35 हो गया। तो इसके बाद की कृति आपको याद है, अंश में गुणा किया तो हर में भी वही काम करना होगा, गुणे 7। चलते हैं दूसरे भिन्न पर। 7 को 35 बनाना है तो 5 से गुणा, तो नीचे हर में भी 5 से गुणा। उसके बाद 5 को 35 बनाना है तो 7 से गुणा, 12 को भी 7 से गुणा, और ठीक उसी प्रकार 5 गुणे 7, क्योंकि 5 को 35 बनाना है, तो 4 में भी 7 से गुणा। तो इस तरह से अभी हमने अंश को 35 35 35 कर दिया। तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पर पूरा हुआ। अब निरीक्षण करने की बारी आती है। तो अंश तो समान हो गया, अब हर को देखते हैं, हर में क्या हुआ। तो नीचे हर है, पहले में 21 हो गया, 7 गुणे 3, 3 गुणे 7। दूसरे में 6 गुणे 5, 30। तीसरे में 12 गुणा 7, 84। चौथे में 4 गुणे 7, 28। ये हर मिल रहा है हमें। अब इन हरों में ध्यान से निरीक्षण करो, तब हम छोटी और बड़ी पहचानेंगे। कैसे? तो हर में सबसे बड़ी संख्या है 84, जबकि सबसे छोटी संख्या है 21। तो क्या जो 84 है वही भिन्न बड़ा होगा? नहीं, वही भिन्न संख्या बड़े नहीं होगी। ये नियम कब लगता है बड़े पे बड़ा? जब हम हर को समान करते हैं। लेकिन जब अंश को समान करते हैं तो नियम उल्टा हो जाता है। जो अंश बड़ा दिखाई देगा वह परिमेय संख्या छोटी होगी। तो अंश समान होने पर छोटे हर वाली संख्या बड़ी हो जाती है, और बड़े हर की संख्या को छोटी मानेंगे। तो ठीक उल्टा होगा। तो 84 बड़ा होने पर भिन्न उसका जो 5/12 है वो सबसे छोटा होगा, और 21 सबसे छोटा होने पर उसका भिन्न 5/3 सबसे बड़ा होगा। यह नियम ध्यान रखना है अंश को समान करते समय। तो अंश समान होने पर थोड़ी उल्टी क्रिया होती है, हर समान करने पर जैसा है वैसा ही रहता है। तो हमने देखा अंश को समान करना, हर को समान करना। अगला है दशमलव रूप में करके हम भी पहचान सकते हैं। तो दशमलव का मतलब है कि सीधे सीधे हर से अंश में भाग देंगे और दशमलव रूप प्राप्त करेंगे। पहले 5/3, यानी 3 से 5 में भाग देंगे। भाग देने पर आप देखेंगे 1.666। इस तरह से ये आवर्ती भिन्न मिल रहा है, हमें आवर्ती दशमलव रूप मिल रहा है, अखंडित टाइप का। कोई बात नहीं है, हमने लिख लिया उसको। 7/6, 6 से भाग देंगे 7 में तो हमें कुछ 1.1666, और इस तरह से आवर्ती ये भी है। आगे बढ़ते हैं 5/12, 0.4166, ये भी अखंडित ही है। और 5/4
से भाग दिया तो 1.25 यह खंडित रूप मिल गया। तो यहाँ पर हम पूर्णांक जो है उसके और उसके बाद दशमलव के भिन्न को देखते हुए निरीक्षण करते हुए बड़ी छोटी संख्या आसानी से पहचानेंगे। तो सबसे बड़ी दशमलव की संख्या कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है? तो जो सबसे कम दिखाई देगा, देखो 1.666 ये 1.666 है, यह सबसे ज्यादा है। और 0.41 जो है, एक पूर्णांक से शून्य पूर्णांक पे आ गए हम, तो यह सबसे छोटा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ दशमलव रूप में छोटा बड़ा आसानी से दिखाई दे रहा है हमें। तो उनके परमेय संख्याओं का रूप ही उत्तर के लिए प्रयोग में लाएंगे। तो सबसे छोटी ये 5/3 हो गई क्या, और सबसे बड़ी 5/12 हुई क्या? नहीं, दशमलव रूप तो कुछ और कहता है। इसका मतलब हमने गलत चुन लिया। सही क्या होगा? ये तो गलत हुआ। तो 1.66 बड़ा दशमलव भिन्न है, इसका मतलब उसका जो मूल संख्या उसकी थी 5/12 ही, और 5/3 इस तरह से हमको इंटरचेंज करना होगा। 5/12 सबसे छोटी और 5/3 सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो परिमेय संख्याओं में क्रम संबंध और फिर गुणात्मक प्रतिलोम इत्यादि कैसे करना है देखा हमने अभी। कुछ उदाहरण द्वारा हम चेक करते हैं प्रश्न को कैसे हल किया जाए। पहला उदाहरण है, कुछ परिमेय संख्याएं दी गई हैं, 10/16, 5/8, 15/24। इन सभी परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम की संख्या कौन सी है? अब चार परिमेय संख्याओं की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या बतानी है, और जबकि ऑप्शन में हमें एक ही चुनना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम कोई एक ही संख्या होगी। मान अलग अलग दिखाई दे, लेकिन उनकी कीमत जो है हमें समान मिलनी चाहिए, क्योंकि जो संख्याएं भिन्न भिन्न है, अंश हर अलग अलग है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन चारों जो परिमेय संख्या दी गई है उनके गुणात्मक प्रतिलोम को देखेंगे, या उनको संक्षिप्त रूप करेंगे। क्योंकि सब अलग अलग दिख रहा है, हम संक्षिप्त रूप, छोटा से छोटा रूप देखते हैं करके। तो पहले 10/16 को हम अगर 2 से काट दें, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 5/8 मिला। उसी प्रकार दूसरा 15/24 को अगर हम 3 से काटें, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15, 5/8 हो गया। उसी प्रकार तीसरा 5/8 तो पहले से ही है। चौथा देखते हैं, यह है 4 से भाग जाएगा, 4 × 8 = 32, 4 × 5 = 20, तो 5/8 रूप इसका भी मिला। तो हर भिन्न प्रत्येक जो परिमेय संख्या दी गई है वो 5/8 के बराबर ही है। और प्रश्न में क्या पूछा गया है कि सभी परिमेय संख्या का क्या बताना है हमें? मान नहीं, गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो सभी परिमेय संख्या 5/8 के बराबर है, तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम यानी इसका उल्टा अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा। तो 5/8 बन जाएगा 8/5। तो ये रहा सभी परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम, और उत्तर में ऑप्शन है तीसरा पर्याय। तो हमें अपने आंसर शीट में क्या करना होगा, तीसरे पर्याय को अपने बॉल पेन से उसको डार्क करना होगा, गाढ़ा रंग से उसको पूरा वृत्त को भर देना होगा। इस इंक जो है स्याही वो वृत्त के बाहर नहीं जानी चाहिए। तो हो गया ये पहला उदाहरण। चलते हैं दूसरा उदाहरण देखते हैं, यह किस प्रकार का है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भिन्न दिए गए हैं।
7/15, 11/20, 2/5, 12/25। इनमें सबसे बड़ी व सबसे छोटी जो संख्या है उनका अंतर बताना, डिफरेंस बताना है। और यह प्रश्न फरवरी 2019 का जो स्कॉलरशिप की परीक्षा हुई थी बच्चों, उसमें यह प्रश्न आया है। तो कोई बात नहीं, उत्तर के ऑप्शन तो दिए ही जाते हैं, दे दिया। तो क्या करना है वो भी हमें पता है। हल करने के बाद वो आंसर शीट में उचित पर्याय को चुनना है। सबसे पहले क्या करेंगे, परिमेय संख्याओं में सबसे बड़ी सबसे छोटी बताना है। सभी परिमेय संख्याओं को देखेंगे ध्यान से। अब अंश को आसान है समान करना या हर को आसान है समान करना, ये आप पर निर्भर है। आपको जिन संख्याओं को समान करना है वो चुन लीजिए। तो सामान्य तौर पर हर को समान करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं 15, 20, 5, 25, यानी 5 की विभाजित संख्याएं हैं, तो इनका लसा भी निकालना आसान है। तो 15, 20, 5, 25 से ऐसी किस संख्या में भाग जाएगा? अगर हम लसा भी निकालें इन सभी चारों संख्याओं का, तो 300 मिलेगा। 300 वह छोटी से छोटी संख्या में मिलेगी जिनमें इन चारों से भाग जाएगा। अर्थात हर को 300 बनाना है। संख्या भले 300 बड़ी दिखे, लेकिन उन 0 0 होने के कारण गुणा करना, परिवर्तित करना बहुत आसान है। कैसे देखते हैं। तो हमें हर को 300 बनाना है। तो जो हर है पहला 15, 7/15। 300 बनाने के लिए 15 दूना 30। 300 बनाने के लिए 20 से गुणा करेंगे, तो 15 गुणे 20, 300 आ गया। तो 20 से गुणा करना बहुत आसानी से पता चल जाता है। लेकिन ऊपर अंश में भी 20 से गुणा करना बिल्कुल भूलना नहीं है। अगला है 20 को हमें 300 बनाना है, तो 15 दूना 30। 15 से गुणा किया तो 15 गुणे 20, 30 आ गया। तो ऊपर अंश में भी 15 से गुणा। अब 2/5, 5 से भाग देकर 5 36, यानी 60 से गुणा करेंगे, तो 60 से ऊपर भी गुणा करेंगे, दोनों में, अंश और हर में। और आखिरी भिन्न है 12/25। 25 से 300 में भाग देंगे तो 12 आएगा। तो 12 से गुणा करके 25 में 300 मिलता है, तो अंश में भी 12 से गुणा। तो ये हमने क्यों किया? हमने सभी हर को समान किया, 300 बना दिया। तो हमारा पहला काम खत्म हो गया। अब निरीक्षण करेंगे अंश के मान का। तो अंश का मान पहले बिंदु में 7 गुणे 20, 140। 11 गुणे 15 दूसरे का 165। तीसरे में 2 गुणे 60, 120। चौथे में 12 गुणे 12, 144। इस तरह से हमने अंश के मान को देखा, जिनमें 120 सबसे कम मान है और 165 सबसे अधिक मान है। तो 120 मान वाला भिन्न यानी 2/5 सबसे छोटा है, और 165 भिन्न वाला मान यानी 111/20 यह सबसे बड़ा भिन्न या परिमेय संख्या यहाँ पर है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी परिमेय संख्याओं का अंतर पूछा गया है प्रश्न में, ध्यान से देखो। तो बड़ी और छोटी मिल गया हमें, बड़ी को लिखेंगे, छोटी को लिखेंगे और अंतर निकालेंगे। तो ये काम बच्चों रफ में करना है, छोटी सी जगह होती है कच्चे काम के लिए पेपर में। तो हर चीज लिख लिख के करने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत रफली ये सब नोट करके फटाफट कर सकते हैं। 11/20 ऋण 2/5, घटाने की क्रिया करनी है। तो घटाने के लिए या तो लसावी निकालो, या सबसे अच्छा तरीका है सीधे सीधे तिरछा गुणा करके हम उसका काम तमाम करते हैं। तो 11 गुणे 5 पहले, फिर 20 गुणे 2 बाद में, घटाने का निशान क्योंकि घटाने की क्रिया है। और नीचे 20 गुणे 5, अंश अंश हर हर में गुणा होगा। अंश का हर में गुणा तिरछा होने के बाद नीचे जो हर में संख्या वही रहेगी, 20 गुणे 5। अब इसको सरल रूप दे देना है सीधे सीधे। 11 गुणे 5 55, ऋण 20 गुणे 2 40, बटे 20 × 5 100। सरल दे देंगे, कर देंगे 55 ऋण 40 15,
बटा 100। संक्षिप्त रूप क्या आएगा? 5 से कटता है तो काट दीजिए, 5 या 15, 5 20 बार, 3/20 मिल गया अंतर। देखा आपने ना यहाँ किस तरह से 3/20 मिला, बड़ी और सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर। और प्रश्न पूछा है अंतर, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर ही पूछा है, हमें मिला 3/20 और हमारे उत्तर के ऑप्शन में पहला ऑप्शन सही है। तो हम आंसर शीट में क्या करेंगे? हम उसमें पहले पर्याय को चुनेंगे और गोल कर देंगे अपने पेन से। इस तरह से यह दूसरा उदाहरण भी हल हुआ, जो कि फरवरी 2019 के पेपर में प्रश्न पत्र में आया था। आगे देखते हैं तीसरा उदाहरण। यहाँ पर कुछ भिन्न में संक्रियाएं दिखाई दे रही हैं। 65/77 भागे 104/99 गुणे 56/45 ऋण 1। इन्हें क्या करना है? सरल करना है। और यह प्रश्न भी फरवरी 2019 के पेपर में आया हुआ है। उत्तर के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। चार में से कोई एक ऑप्शन चुनना है और चुनने के बाद आंसर शीट में उचित पर्याय को निशान लगाना है। तो हल करते समय जब ये मिश्र क्रियाएं होती हैं, जहाँ गुणा भाग जोड़ घटाना और इत्यादि सब साथ में होते हैं, तो वहां पर हमें बदमाश, बदमाश मतलब बॉड मास, बदमाश रूल नहीं, बॉड मास रूल का फॉलो करना है। याद करने के लिए हम बदमाश याद कर लेंगे, बॉड मास, BODMAS। याद रखने के लिए ये नियम क्या है भाई? तो ये पहले अक्षर को ध्यान में रखेंगे इसके, तो नियम याद रहेगा। बॉड मास का बी जो है वो ब्रैकेट दर्शाता है, जिसे हम कोष्टक कहते हैं हिंदी में। ओ ऑर्डर यानी घात, घातांक। डी मतलब डिवीजन, भाग की क्रिया। एम मल्टीप्लिकेशन, गुणा की क्रिया। ए एडिशन, जोड़ की क्रिया। और एस सब्सट्रैक्शन, घटाने की क्रिया। ये क्रम है, यानी हमें पहले किसको करना है। अगर बहुत सारी क्रिया साथ में है तो ऐसा क्रम होता है। ये गणितीय नियम है। तो कोष्टक को पहले हल करेंगे, कोष्टक के अंदर की संख्याओं को। अगर घात है तो घात को हल पहले करेंगे, उसके बाद दो संख्याओं में भाग की क्रिया है तो उनको हल करेंगे, उसके बाद फिर गुणा की क्रिया, फिर जोड़ और घटाने की क्रिया जिस क्रम में है वह कर देंगे। तो ये नियम है। अब इसी नियम को लगाते हुए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में 3 क्रिया है, भाग, गुणा और घटाना। और नियम के अनुसार पहले भाग को करना होगा। भाग का क्रमांक पहले आ रहा है बॉड मास में, फिर गुणा है, उसके बाद घटाना है। तो क्रम तो सही है। अगर उल्टा क्रम होता तो भी हमें पहले भाग ही करना होता, फिर गुणा, फिर घटाना। तो शुरू करेंगे, भाग वाले दो संख्याओं को लेते हैं और परिमेय संख्याओं के भाग को करते समय हम गुणा द्वारा, गुणात्मक प्रतिलोम द्वारा हल करते हैं। ये आपको पता ही है कि 65/77 भाग को हम क्या करेंगे? गुणा में बदली करेंगे और 104/99 को उल्टा करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। 99/104, 99/104, यह गुणात्मक प्रतिलोम लिखा भाग को हल करने के लिए। बचे हुए जितने भी पद हैं वह जैसे कि तैसा ही लिख दिया हमने। अब सरल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 77 और 99 11 से कट जाते हैं, 11 सते 11 99। उसी प्रकार 65 और 104 13 के पहाड़े में आती है, 13 पचे 65, 13 अठे 104। अब तो हमने हल कर दिया, इसका मान क्या हुआ? 45/56। कैसे हुआ देखा आपने? नहीं। तो ऊपर देखिए क्या क्या बचा, 5 और 9, 5 9 45, ऊपर गुणा करेंगे तो 45 मिल जाएगा। और नीचे 7 और 8 है, 7 गुणे 8, 7 8 56, 45/56 मिल जाएगा। तो 45/56 मिल गया और पहले जो संख्या है वो तो है ही है। अब ध्यान से निरीक्षण कीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों जो परिमेय संख्याएं हैं गुणात्मक प्रतिलोम है एक दूसरे का।
उल्टा ही है, तो आराम से कट जाएंगे। 45 से 45, 56 से 56, मान आ जाएगा 1। और 1 में से घटाने की क्रिया, अंत में सबसे 1 घटाएंगे, कीमत हो गई 0, 0। तो अब उत्तर का ऑप्शन हमें लगाना ही है। 0 कहाँ पर है, कौन से पर्याय में है, दूसरे पर्याय में। तो हमें दूसरा ऑप्शन चुनना है और वहां पर भर देना है। इस तरह से हमें इस प्रश्न का हल भी, उत्तर भी मिल गया। अब चलते हैं हम एक और उदाहरण की ओर। बहुत ध्यान से देखते जाइए। 12/17 को 23/35 के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा किया तो प्राप्त संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कौन सी संख्या होगी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पहले है 12/17 को हमें गुणा किससे करना है, 23/35 से नहीं, उसके गुणात्मक प्रतिलोम से करना है। और उत्तर के ऑप्शन कुछ इस तरह से है आपके पास। तो हल कैसे करेंगे। सबसे पहले 12/17 में गुणा किससे करना है, तो 23/15 के गुणात्मक प्रतिलोम यानी उसका उल्टा करना है, 35/23 से गुणा करना है। तो अब हमने गुणात्मक प्रतिलोम लिख दिया, इसका गुणा करना है। गुणा करने पर हम देख रहे हैं कि संक्षिप्त रूप नहीं हो सकता है, कोई किसी के पहाड़े में नहीं आ रहा है काटने के लिए। तो हम अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा करके संख्या बना लेंगे। गुणा करने पे आया 420, 12 गुणे 35 और 391 यानी 17 गुणे 23 करने पर आ गया। तो ये मिल गया हमें गुणनफल। लेकिन क्या हमें गुणनफल पूछा है, नहीं। प्रश्न पूछा है जो भी मान आया उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। तो संख्या आया 420/391, इसका गुणात्मक प्रतिलोम यानी इसका उल्टा। तो अंश को हर, हर को अंश बन जाएगा 391/420, 391/420। यह सही उत्तर हुआ। और यह ऑप्शन कौन सा है, चौथा। तो हमें क्या करना होगा, चौथे ऑप्शन को चुनना होगा। तो इस तरह से चौथे प्रश्न का हल भी हमें मिल गया। तो प्रश्न को पढ़ना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करने के बाद जो संख्या मिली, हमने उसका गुणात्मक प्रतिलोम बताना था। तो इस तरह से हमने क्रिया कर डाली। तो बच्चों, आज का टॉपिक यहीं पर। अगले टॉपिक में हम क्या देखेंगे, अगले टॉपिक में देखेंगे हम सम विषम भाज्य भाज्य अभाज्य युग्म सहभाज्य संख्याएं, इन पर आधारित कुछ प्रश्न। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।